मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार आकार लेने जा रही है। सरकार भाजपा के संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करने में जुट गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% अमल पर भी फोकस बढ़ गया है। सीधी तैयारी लोकसभा चुनाव की है। टारगेट है चुनाव के पहले प्रदेश में किए गए सभी चुनावी वादे पूरे हों और केंद्र सरकार की योजनाओं से 100% हितग्राही लाभान्वित हो जाए। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से नया अभियान शुरू किया गया। महाकाल की नगरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से इसका आगाज हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी की गारंटी नाम की वैन को हरी झंडी दिखाई। इस तरह की वैन गांव-गांव और शहर-शहर जाएंगी। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा। जन कल्याण की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 10,000 की आबादी पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को होगा। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। गृहनगर में सीएम के स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान IND24 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये माननीय मोदी जी के काम का सैलाब दिखाई दे रहा है कि माननीय मोदी जी पे जनता कितना भरोसा करती है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। निश्चित रूप से जनता का अपार विश्वास माननीय मोदी जी के साथ है और ये विकास संकल्प यात्रा का उत्साह उमंग हमको बता रहा है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। इस सरकारी कार्यक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव में भी एमपी में क्लीन स्वीप करने का दावा करने लगे हैं। वहीं कांग्रेस इसे सियासी इवेंट करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ इवेंट बाजी तक सीमित है, लेकिन इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कांग्रेस का दावा है कि वो भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए ठोस रणनीति तय की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके हम लोगों की भी तैयारी है। हम लोगों की जो समीक्षा बैठकें हुई जिसमें सभी प्रत्याशियों से और अभी विधायक दल की बैठक में भी हमारे नेतृत्व ने चर्चा करी है। सभी नेताओं ने उनसे बात करी है और आगामी लोकसभा चुनाव में उनके जो सुझाव हैं उसके अनुरूप हम लोग संगठन के लोगों से भी लगातार संपर्क में हैं और कुछ ही दिनों में हम लोगों की लोकसभा वाइज मीटिंग्स शुरू होंगी। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के पीछे भी ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसी फैक्टर के बल पर भाजपा लोकसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है। देखना ये है कि मात्र एक लोकसभा सीट पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश में एक चुनावी शोर के थमते ही दूसरा चुनावी शोर शुरू हो गया है। ये शोर है लोकसभा चुनाव का। यूं तो लोकसभा चुनाव के लिए अभी कई महीने का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। देश के 5 राज्यों में शुरू हुई केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी के मैजिक और मोहन सरकार के संकल्प के सहारे भाजपा अनौपचारिक तौर पर लोकसभा चुनाव को शंखनाद कर चुकी है। फॉर्मूला वही है, डबल इंजन की सरकार वाला। कांग्रेस के लिए ये फॉर्मूला चुनौती माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इससे मानने को तैयार नहीं है। एमपी में कितना चलेगा मोदी मैजिक? लोकसभा चुनाव के पहले कितने संकल्प पूरे कर पाएगी मोहन सरकार? क्या है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। क्या लोकसभा चुनाव का आगाज से विकसित भारत संकल्प यात्रा? लोकसभा चुनाव में कितना चलेगा मोदी मैजिक? लोकसभा में बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे में कितना दम?
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के तरकश में कौन से तीर, और इन्हीं मुख्य बिंदुओं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, आपका परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन जी, आप ही से सवाल है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी या रणनीति कहे नजर आ रही है बीजेपी की हमारे सामने, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी गई, एक चुनावी शोर थमा और दूसरे की शुरुआत हो गई है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो हाल ही में हार की समीक्षा हो पाई है। क्या एक प्रेशर की तरह नहीं लग रहा है? क्या ये चुनौती नहीं है? नहीं, देखिए, बात यहाँ पे चुनौती की नहीं है। बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकल रही है, वो इस यात्रा का मकसद क्या है, यात्रा क्यों निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताबड़तोड़ बहुमत मिली है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस दिशा में काम करना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए कि हमने जो बातें किए थे, हमने जो 2014 में बात किए थे, जिन वादों को पूरा नहीं कर पाए, 2003, 2008 आज तक जितने वादे करते आ रहे हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया है। उन वादों को पूरा करने की दिशा में हमारी क्या रणनीति है। इस प्रदेश में इतना जो उन्होंने कर्जा ले लिया, आचार संहिता लगने से 8 दिन में 4 बार कर्जा लिया है, उस कर्जे को कम करने की क्या स्ट्रेटेजी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी फितरत में शामिल है कि वो पुराने बातों को कभी नहीं करती है। जो पहले, इसके पहले चुनाव में जो वादे किया, जो घोषणा की, जो बतौलेबाजी की, उनकी बात कभी नहीं करेगी। नया चुनाव, नए जुमले, नए पैकेज में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। आज ये बड़ी इस यात्रा के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या 2014 से आज तक सरकारी योजनाओं को जहां तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाई है? अगर नहीं पहुंच पाई तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर हमें सिर्फ एक यात्रा निकालनी पड़ेगी, जो मशीनरी उन चीजों को इंप्लीमेंट करती है, जो मशीनरी उन चीजों को कार्य रूप में परिणित करती है, वो मशीनरी मतलब पहल है कि हमें अगर यात्रा निकाल के बताने की जरूरत पड़े कि हमारी सरकार की योजनाएं क्या है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद आज आपको यात्रा निकालनी पड़ी, तो यात्रा उसी के तहत निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट की पार्टी है, इवेंट बना करके वो माहौल अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रही है। बृजगोपाल जी से इसका जवाब ले लेते कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इतने साल बाद अब आपको अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ये इवेंट क्या रहे? पवन जी, इवेंट करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, उन्हें शायद पूरे ठीक से उन्होंने समझा नहीं है कि हम अपनी योजनाओं की केवल जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके लाभार्थियों की स्थिति बदली कितनी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी मिलने का काम करेंगे, और जो छूट गए हैं उन तक पहुंचने का काम भी करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें हमने गैस सिलेंडर और कनेक्शन लोगों को देने का काम किया था, 10 करोड़ उसके हितग्राही है पूरे देश में, परंतु और कितने लोग छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सके, इसलिए 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश में देश में प्रधानमंत्री आवास के तहत बने हैं। उनमें से 44 लाख मध्य प्रदेश में भी बने हैं, परंतु हम ये मानते हैं कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ है और काम करना शेष है, इसलिए उनके आवेदन भी इसमें लिए जाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, मुद्रा लोन हो, आयुष्मान भारत हो। आयुष्मान भारत के आज लगभग देश में 4 करोड़ से ज्यादा हितग्राही हैं जिन्होंने अपना इलाज आयुष्मान भारत कार्ड से करवा चुके हैं। परंतु देखिए, कांग्रेस पार्टी जो मान लेती है कि उन्होंने जो कर दिया है वो बस हो गया है, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, हम उन लोगों में से नहीं है। ना हम थकने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं। हमें निरंतर जनता के बीच में रहना है और जनता के साथ संवाद करना है। हम जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, इसलिए तो जनता बार बार काम करने चुनती है। लोकसभा चुनाव का आगाज माना जाए? जी नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कभी चुनाव का आगाज नहीं माना जाए। आप मुझे एक बात बताइए, विद्यालय प्रारंभ होता है, जो मेधावी छात्र होता है वो उसी दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, और जो छात्र पढ़ना नहीं चाहता वो अंतिम दिन 20 क्वेश्चन ढूंढता है। तो ये कांग्रेस पार्टी 20 क्वेश्चन वाली पार्टी है। हम तो मेधावी छात्र हैं, शुरू दिन से प्रयत्न करते हैं, शुरू दिन से मेहनत करते हैं। एक बात और कह दूं, जो पवन जी ने अभी कहा था कि हम वादा खिलाफी वाले लोग हैं, पवन जी याद रखिए, वादा खिलाफी करने वालों को जनता नकार चुकी है। 5-5 बार चुनकर आना कोई सामान्य घटना नहीं है। इससे सीखिए, पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस की सरकार कहीं रिपीट नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि वादा खिलाफी कौन करता है। हमारी तो सरकार 1996-97 में बनी थी गुजरात में, जो आज तक कंटिन्यू है। मध्य प्रदेश में 2003 में बनी थी, आज तक कंटिन्यू है। तो पहले अपना
खुद का मूल्यांकन करिए और निश्चित है आरोप लगाने के पहले ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए कि वास्तव में सरकार की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहती है। हम गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करे बगैर भारत विकसित नहीं कहला सकता। इसलिए विकसित भारत का जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी का है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया लेंगे पवन जी से, लेकिन उससे पहले सुरेश जी से भी जान लेते हैं कि ये जो आज से शुरुआत की है विकसित भारत संकल्प यात्रा की बीजेपी ने, ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का आगाज है और ये तैयारी यहाँ से लोकसभा की शुरू कर दी है बीजेपी ने। या मिशन 29 की बात की जाए कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीट जीतने की रणनीति यहाँ पर बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ जो संकल्प पत्र था मध्य प्रदेश चुनाव में उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या समझे, इसको कैसे देखा जाए सुरेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश में आज से जो यात्रा प्रारंभ हुई है उस यात्रा के 3 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि केंद्र और राज्य की सरकारों के माध्यम से गरीब कल्याण के जितने काम हुए हैं उनके बारे में नीचे तक, ग्रास रूट तक बताना। दूसरा उसमें मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार दोबारा बने उसके लिए जनता में जनमानस तैयार करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि 18 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान रहे हैं यहाँ, उनको कैसे विस्मृत करा करके नई सरकार के बारे में जनता को बताना कि अब मोहन यादव की सरकार है, अब आपके जन कल्याण की बातें जो है मोहन यादव के माध्यम से हों। तो ये 3 बातें मुझे इसमें दिखाई दे रही है। रही बात प्रचार की और इवेंट की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में जाने वाली राजनीतिक पार्टी है और काफी कार्यकर्ता हैं और काफी संग्रह धन भी है, यानी कि पूंजी भी है। इसलिए इवेंट के माध्यम से जनता के बीच में जाने से गुरेज नहीं है और मुझे लगता है ये कहीं गलत भी नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के मित्रों की लगातार हार के बावजूद भी वही भाषा, वही शैली, वही आरोप, जिन आरोपों पर जनादेश आ चुका है उन्हीं आरोपों को लेने की बजाय, मैं सुझाव तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी ताकत नहीं है सुझाव देने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि नई चीजों को लाना चाहिए, नई बातों को लेके आना चाहिए, जिससे जनता के बीच के अंदर जो कमियां हैं सरकार के और जनता के बीच की, उसको दूर करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इस यात्रा के माध्यम से इन दिनों सामने आ रही है। लेकिन मैं फिर से ये बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश में नए व्यक्ति का एकदम से चौंकाने वाले नाम का मुख्यमंत्री के रूप में आना और पूर्व स्थापित नाम का किस तरीके से दूर किया जा सके, एक ओरा जो बना हुआ है उसको समाप्त करके किस प्रकार से नया ओरा लाया जाए, जिसके लिए सबसे पहले मोदी जी का सहारा लिया जा रहा है और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का जो सब कुछ, ये सब करके तो यही रणनीति है कि मोदी मैजिक का नाम दिया जा रहा है, मोदी की गारंटी है, एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है नए चेहरे को। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बड़े नेता हैं उनका मैजिक चलता है, लेकिन वो मैजिक जो है वो सीधे जनता में उतरता है, इसको लेकर के हमेशा भ्रम रहता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी बड़े नेता का मैजिक जब चलता है जब उसके कार्यकर्ता मतदाता को पोलिंग बूथ तक लेके आ जाए, तब मैजिक चलता है। मेरा अभी तक गले नहीं उतरती ये बात कि किसी भी व्यक्ति का मैजिक सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाए। आप एक बात का विचार करिए कि यदि मान लो 3 तलाक का मामला बनता है और केंद्र की सरकार कोई कानून पास करती है, तब महिलाएं वोट दे देती हैं और लाडली बहना के मामले में वो वोट नहीं मिलते, वो मोदी मैजिक की वोट मिलते हैं। तो ये एक राजनीति का दोहरा चरित्र है जो मुझे कम से कम हजम नहीं होता। यदि 3 तलाक के मामले में मोदी जी के कहने से या उनके निर्णय से वोट मिलते हैं या 33% आरक्षण दिए जाने के कारण मोदी जी के वोट मिलते हैं, तो ये मानना ही पड़ेगा कि लाडली बहना के मामले में भी इसी प्रकार से वोट मिले हैं। तो ये जो भ्रमपूर्ण राजनीति है, ये भ्रमपूर्ण राजनीति थोड़े दिन में जनता के बीच में आ जाएगी। ठीक है पवन जी, जिस तरह की चर्चा हो रही है और आगे लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, तो क्या स्ट्रेटेजी अब कांग्रेस की होगी? मतलब अस्त शस्त जिस तरह की तस्वीरें हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखी, जो प्रचार प्रसार किया गया, जो रणनीति बनाई गई, स्ट्रेटेजी बनाई गई, लेकिन उसका फायदा कहीं नजर नहीं आया।
नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले आदरणीय सुरेश शर्मा जी बोल रहे थे, वो सही बात है, राय दे सकते हैं, बहुत सही बोला उन्होंने कि कई सारी चीजों में जो हमारा आत्मचिंतन हुआ, हमारी बैठकी हुई, हमारी मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें देखे जो संगठनात्मक तौर पे हमारी कमी रह गई हो। कई जगह होता है कि सर्वे के कारण हमने किसी ऐसे व्यक्ति का ना पहचान पाए हो जो जमीन से जुड़ा हुआ है। उन सब बातों का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमने फिर से उस चीज को नए सिरे से कर रहा है कि इस तरह के आने वाले समय में इस तरह की गलतियां हमसे ना हो। और रही जो दूसरी बात जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोया साहब बोल रहे हैं, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूं मैं। सबसे ज्यादा जिन चीजों को प्रचारित किया था मोदी जी, सबसे ज्यादा अपने भाषण में जिन बातों का उपयोग किया था, मैं तो उन बातों की बात करता हूँ। मैं बाकी आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। मैं बात करना चाहता हूँ महंगाई की। मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हमें नयापन लाना चाहिए। लेकिन हम जो पूरे प्रदेश में घूमे, मैं स्वयं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं गया हूं, और मैंने जो महसूस किया है, उस महसूस करने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि इस तरह की सुनामी मोदी जी के नाम पे आएगी, मोदी मैजिक के नाम पे आएगी। जो एक्चुअल मेरे इतने सारे पत्रकार साथी लोग से मिलता रहा, तो सबने एक एक्सपेक्टेशन थी कि चलो सरकार भारतीय जनता पार्टी के भले बन जाए, लेकिन ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जादू पवन जी। जी, तो हमने वही कहा कि हम नयापन लाएंगे। अभी जैसा आपके माध्यम से पता पड़ा, जीतू पटवारी जी बोले हम नए लोगों को हम भी मौका देंगे। और मुझे लगता है कि जो ये वादे किए थे मोदी जी ने, जिन वादों पे खरे नहीं उतरे थे, उन सब बातों को प्लस आम जनता की और जो लड़ाई होगी और जो बातें हैं, उन बातों को और लेकर के हम ग्राउंड लेवल तक अच्छी तरह से फिर से काम करेंगे। और हम पूरी तरह से, हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की जनता का जो अबेटमेंट दिया है, जो मनोबल था, उसी मनोबल के हिसाब से आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मैकेनिज्म चलने वाला नहीं है। क्योंकि आम जनता, अब एक टाइम हो चुका है कि अब आम जनता फिर भी इनके बतौलेबाजी की पराकाष्ठा से लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह बीजेपी कह रही है कि क्लीन स्वीप होगा मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा में 29 की 29 सीटें बीजेपी अपने पास लेके जाएगी, तो कैसे, एक चुनौती नहीं है कि 28 सीटें तो ऑलरेडी है, एक सीट है बस? नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति ये सोचे, जिसका विश्वास संविधान में है, जिसका विश्वास देश में है, वो हर व्यक्ति ये सोचे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जादू तो जादू दिखाते, जादू का और हकीकत का तो कोई मेल ही नहीं होता है। जादूगर जादू दिखा के चला जाता है, उसी तरह मोदी जी जादू दिखा देते हैं, उस जादू में बड़े बड़े विज्ञापन आ जाते हैं, विज्ञापन हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम जाके पेट्रोल डलवाते हैं तो जादू खत्म हो जाता है। जब हम खाने का तेल लेने जाते तो जादू खत्म हो जाता है। जब हमारे घर का लड़का, हमारे आसपास पड़ोस का लड़का जो एक टाइम खाना खा के पढ़ाता है, सोचता है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जब वो आत्महत्या कर लेता है मोदी जी के यहाँ, जब शिवराज सिंह चौहान जी जब यहाँ व्यापम जैसा घोटाला कर देते हैं, तो वो जादू खत्म हो जाता है। तो जादूगरी तो है, अब कौन सा जादूगरी, कौन सा मैकेनिज्म है, जिस दिन जादूगरी की पट्टी आंख से खुलेगी हर आदमी को समझ में आ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम और जमीनी स्तर तक जाकर के हम आम जनता की लड़ाई, विपक्ष के नाते जो हमारा फर्ज है, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, ब्रज गोपाल जी, कौन सी जादूगरी करते हैं आप? नहीं, देखिए, हम जादूगरी नहीं करते, हम तो जनता के बीच में काम करते हैं। देखिए, दो बातें मैं सुन रहा था, हमारे भाई पवन जी कुछ बातें कर रहे थे, वो महंगाई की बात कर रहे थे। जब बाजीगर थे ना, तब महंगाई की दर डबल डिजिट में हुआ करती थी, जिन्हें ये सबसे प्रबुद्ध पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री कहते थे उनके राज में, और जिनको ये दिन रात कोस कोस कर गालियां बकते हैं, उनके राज में कभी आज तक डबल डिजिट महंगाई नहीं गई, जबकि लोगों ने कोरोना जैसी स्थिति को भी देख लिया। दूसरी बात, जिस महंगाई की ये चर्चा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया किस आधार पर चलती है। 32 रुपए 70 पैसे का प्राइस था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तब पेट्रोल का, और जिस दिन तक मनमोहन सिंह जी की रही, उस दिन तक पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए लीटर तक पहुंच गया था। जिन्होंने 2.25 गुना बढ़ा दिया, वो तो कहेंगे कि हमारी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही थी और आज बिल्कुल नियंत्रण में है। तो ये देखिए, केवल सब्ज बात दिखाना, सपने दिखाना, झूठ बोलना, और बार बार झूठ बोलना, और ये समझकर झूठ बोलना कि आपके कहे को जनता सही मानती है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज साक्षरता दर बहुत अच्छी हो गई है, लोग सूचना तकनीक के माध्यम से हर बात को जानते हैं, और इसीलिए उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की कथनी और करनी एक नहीं है। और एक बात और कहता हूं कि जो आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी, वो तो प्रारंभ हो गई थी। आपको 4-5 दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह छिंदवाड़ा के सांसद और छिंदवाड़ा के चुने हुए विधायक दल की बैठक में नहीं आए,
वो देखिए अलग से दिखाई देता है सब। और इस स्थिति में अगर कांग्रेस किसी तरह के दावे करती है तो वो कोई बहुत महत्व नहीं रखते हैं। हाँ, दावा करना तो आपका अधिकार है। अभी भी आप कर रहे थे, 6 महीने से मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम 150 से ज्यादा जीत रहे हैं, 150 से ज्यादा जीत रहे हैं। और फिर जैसे ही हार गए तो आप ये कह रहे हैं कि हम तो कैसे हार गए ये हमें पता नहीं चल रहा, पवन हो जी, गया, जादू पवन हो जी गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की कपड़ा फाड़ राजनीति हार गई और मध्य प्रदेश की जनता। पवन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पे। पवन जी देखिए मैंने कहा ना कि आंकड़ों की बाजी करें, इनको कैसे हरा सकते हैं। ये मनमोहन सिंह जी के समय कभी अगर एक दिन के लिए सिलेंडर का रेट बढ़ जाएगा तो उसको पूरा कोट कर देंगे। अरे मैं कहता हूँ पेट्रोल का रेट कांग्रेस के जमाने में लगा दिया था। अभी रेणुका चौधरी का बयान उपलब्ध है कि 975 रुपए का सिलेंडर, 975 रुपए का सिलेंडर मनमोहन सरकार में था। और एक बार फिर से कहता हूँ, तब आपके मंत्री का बयान है कि इस देश की जनता इतनी गरीब नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, झूठ बोलना बंद करिए। बिजली के बढ़े हुए बिल आप वसूल कर रहे हो, उनके सामान कोई कोई मतलब नहीं है। पवन जी जब झूठ बोलेंगे तो झूठ के पैर नहीं होते। रेणुका चौधरी को सुन लीजिए, 2012 में 975 का सिलेंडर बता रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। झूठ बोलने का पैटर्न तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया हुआ है। क्या आपने 100 दिन में काला धन लाने का झूठ नहीं बोला था? क्या 100 दिन में काला धन लाने का झूठ नहीं बोला था? क्या 2 करोड़ रोजगार देने का बाद झूठ को नहीं बोला था? क्या महंगाई कम करने का झूठ आपने नहीं बोला था? आप बताइए ना, मोदी जी ने महंगाई कम करने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? 100 करोड़। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि हम साथ में बोलते रहे। हम कहते हैं, आप बताओ ना कि अभी आपके प्रत्याशी जीते उसके पीछे क्या कारण है, कारण बता दीजिए आप। ये गलत बात है, ये गलत परिपाटी चालू कर रहे हैं कि जब आपकी बातों को मैंने गंभीरता पूर्वक सुनी तो आपने भी मेरी बात सुनी है। अध्ययन करिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पापों को आप नहीं छुपा पाएंगे। रेणुका चौधरी का बयान अभी निकालिए, आप जहां बैठे वहीं कि 975 2012 में दिया था कि 975 का सिलेंडर महंगा नहीं होता। और आज ठीक है, समय की कमी है। सुरेश जी से आखिरी कमेंट। ठीक है जय पवन जी, ब्रजगोपाल जी, सुरेश जी से समय की कमी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह की तैयारी अब नजर आ रही है मैदानी स्तर पर, या बीजेपी की बात करें या जनता तक पहुंचने की, या जमीन स्तर पर बात करें, तो किसे मजबूत देख पा रहे हैं आप? नहीं, अब तो ये बात तो कहने की बस्ती नहीं ना। अभी चुनाव परिणाम सामने आए हैं। अब मैं ये कह दूं कि कांग्रेस मजबूत हो गई तो ये तो फिर मेरे ऊपर ही हंसी उठेगी ना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस खबर पर अपन थोड़ी सी देर बाद चर्चा करने वाले हैं उस खबर के बाद मामला बदलेगा। युवाओं के हाथ में कमान आने का मतलब ये है, क्योंकि आप सब लोग समझते हैं, मैं भी इस बात को समझता हूं कि यदि कोई 76 साल का दूल्हा घोड़ी पर चढ़ करके जाएगा तो कोई वरमाला नहीं पहनाने वाला। लेकिन अब चूंकि हम जैसा संदेश देख रहे हैं और जो जानकारी आपके माध्यम से या हम सब लोगों को अन्य माध्यमों से मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में प्राणवायु आएगी और एक बड़ी चुनौती होगी। और उस बड़ी चुनौती की लोकसभा चुनाव में उसके परिणामों में वो चुनौती दिखाई देगी, क्योंकि वोकल और सक्रिय रूप से काम करने वाले व्यक्ति सामने आए हैं। तो उसका एक बड़ा मामला है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अगले समय में मैं बोल दूंगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, एक बात जरूर मैं, मेरी जो स्वाभाविक टिप्पणी रहती है वो मैं करूंगा, और वो ये है कि 100 दिन में यदि काला धन नहीं आया तो क्या हुआ, 350 करोड़ तो आ गए। चलिए ठीक है, बदलाव की बात हो रही है कांग्रेस में रणनीति पर। ठीक है, कितना काम होता है देखने को। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज बीजेपी ने कर दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक बड़ा इवेंट देखने को मिला। वहीं कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो इवेंट की ही पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। हालांकि मोदी की गारंटी को लेकर और अब मोहन संकल्प को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। Thank you.